हेलो एवरीवन, सभी लोगों को नमस्कार। और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग आज का टॉपिक रहेगा न्यूटन के गति विषयक नियम, जो पिछले क्लास में हुआ था उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ताकि अगर डीप से भी क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग उसको आसानी से एक्सप्लेन करके या फिर आसानी से आंसर दे सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूटन के गति विषयक 3 नियम थे। प्रथम नियम था जो कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि प्रथम नियम से क्या मिलता है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन का प्रथम नियम यह कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बताएं कि अगर रुकी हुई बस है, कोई रुकी हुई बस है, वो अचानक से चलना स्टार्ट होती है तो हम लोग पीछे की तरफ झुक जाते हैं, होता है, वो होता है न्यूटन के प्रथम नियम का एग्जाम्पल। ठीक है, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है, उसका पहले न्यूटन के प्रथम नियम का एक और एग्जांपल समझ लीजिए। यदि कोई बस चल रही है, ब्रेक मारा गया तो आगे की तरफ पैसेंजर्स आगे की तरफ झुक जाते हैं। समझ में आई बात? एक और एग्जांपल, जैसे धूप में आपने कंबल को डाला है, कंबल को ऐसे पकड़े और उस पर डंडे से वार करते हैं तो उसके धूल के कण बाहर निकल जाते हैं, जो भी उसमें पार्टिकल्स होते हैं धूल के वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये न्यूटन के प्रथम नियम का एग्जांपल है। आपको यहाँ पे एग्जांपल देकर वो पूछ सकता है कि यह किस नियम के द्वारा है, यह किस नियम, मतलब बोल देगा, एग्जांपल दे देगा कि कंबल पे अगर हम लोग डंडा मारते हैं तो उसके धूल के कण बाहर निकल जाते हैं। न्यूटन के किस नियम को यह परिभाषित करता है? तो आप लोग तुरंत कहोगे कि न्यूटन के प्रथम नियम को। ठीक है, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? न्यूटन का द्वितीय नियम, प्रथम नियम से आप लोग को पता चल गया कि उससे परिभाषा मिलती है। द्वितीय नियम से क्या मिलता है? द्वितीय नियम से उसका फॉर्मूला मिलता है F=ma। समझ में आई बात? यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके संवेग के अनुक्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है, जहां से हम लोगों को F=ma मिलता है। ठीक है, अब याद रखेंगे न्यूटन के द्वितीय नियम की एग्जांपल्स को, क्योंकि न्यूटन के अगर गति नियम पे क्वेश्चन बनेगा तो एग्जाम्पल ही आएगा। एग्जाम्पल देकर पूछेगा कि कौन से नियम को परिभाषित करता है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम का एग्जाम्पल बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है। जब कोई क्रिकेट मैच खेलता है, कैच आता है, तो कैच आता है तो उसको यहीं पे, जैसे कैच यहाँ पे रुका तो यहीं पे नहीं रुकेगा, उसको थोड़ा सा हाथ को पीछे ले लेगा। समझ में आई? ताकि उसको चोट कम लगे। तो ये न्यूटन के द्वितीय नियम को परिभाषित करता है। समझ में आई बात? वाहन के अंदर देखो, एग्जाम है तो वो थोड़ा सा टिपिकल एग्जाम्पल देगा, तो हम लोग को उसको लिए भी प्रिपेयर रहना है। वाहन का जो, जैसे वाहन कोई चलती है तो ब्रेकर पे कूदती है, तो उस झटके को कम करने के लिए वाहन में लगा रहता है शॉक एब्जॉर्बर लगा रहता है, रबर टाइप का होता है, जो कि उसको एब्जॉर्ब को कम कर देता है। स्प्रिंग लगी रहती है। समझ में आई बात? तो ये आपके न्यूटन के द्वितीय नियम को परिभाषित करता है। ठीक है, जहां से हम लोगों को बल का फॉर्मूला मिलता है, फोर्स। ठीक है, न्यूटन का तृतीय नियम को कहता है, इसका अन्य नाम मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि यदि हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं वह वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया जाए, बंदूक की गोली, बंदूक चलाते समय जब गोली बाहर निकलती है तो बंदूक भी हमें पीछे उतना ही झटका देती है। दूसरा एग्जाम्पल, नदी में, नाव में हम लोग कूदे, नाव से पानी में कूदे तो हम लोग जैसे ही आगे की तरफ कूदते हैं नाव भी पीछे हट जाती है। नाव भी क्या होती है? पीछे हट जाती है। समझ में आएगा? कुएं से पानी खींच रहे हैं, रस्सी टूट गई, बाल्टी तो नीचे गिरी ही, हम लोग भी पीछे आ जाते हैं। तो वहां पे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि न्यूटन का तृतीय नियम हो जाता है। अब बात करते हैं घर्षण। घर्षण क्या होता है जी? घर्षण कोई बताना चाहेगा? घर्षण क्या होता है? तो जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर चलने या फिसलने का प्रयास करती है तो उसके बीच में एक बल कार्य करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं घर्षण बल, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? घर्षण बल मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिज घर्षण।
स्थैतिक घर्षण को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, और सीमांत घर्षण को एफएल से, और गतिज घर्षण को किससे डिनोट करते हैं? आप लोग कमेंट करके तुरंत बताएंगे। गतिज घर्षण को हम लोग डिनोट करेंगे, बता दूं? चलो ठीक है, मैं बता देता हूं। गतिज घर्षण को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? जल्दी से थोड़ा सा आप लोग भी ट्राई कीजिए, एफ के, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एफ के से हम लोग उसको डिनोट करेंगे। याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अब स्थैतिक घर्षण क्या होती है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, या स्थिर अवस्था में है, ठीक है, और उस वस्तु दूसरे तल पर जो भी उसके स्थिर अवस्था में रहने पर दूसरी वस्तु जो भी, जैसे सपोज दैट यहाँ पे इसको मान लो एक गाड़ी, ये है तुम्हारा पृथ्वी, ये रुकी हुई है। अब इस पे जैसे ही चलने का प्रयास करती है तो इसके जो गाड़ी के पहिया और पृथ्वी पर, इन दोनों के सरफेस में एक बल कार्य करेगा, जो कि क्या करेगा? जो कि उस गाड़ी को चलने से रोकने का प्रयास करेगा। वो हो जाएगा स्थैतिक घर्षण। वहीं पे वो घर्षण ही कहलाएगा स्थैतिक घर्षण। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है सभी लोगों को? इस घर्षण, ये जो घर्षण है स्थैतिक घर्षण, इसका मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण क्या कहलाता है? तो जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है और वह गति करने का प्रयास करती है, मतलब कि एकदम स्टार्ट होने वाली रहती है, तो उस समय जो घर्षण काम करता है उसी को हम लोग सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक है, स्थैतिक घर्षण का आपका फॉर्मूला होगा Fs = μsr। ठीक है, जिसके R क्या है? R है अभिलंब इसमें नहीं, ये R है प्रतिक्रिया बल। सीमांत घर्षण का फॉर्मूला होता है Fl = μlr। यहां पे R क्या है? यहां पे अभिलंब प्रतिक्रिया है। ठीक है, गतिज घर्षण क्या होता है कि जब कोई वस्तु गति में होती है तब वस्तु के सतह पर एक घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, और वही घर्षण बल क्या कहलाता है? गतिज घर्षण कहलाता है। इसको हम लोग Fk से डिनोट करते हैं। Fk = क्या होता है? Fk = होता है μkr, म्यू के गतिज घर्षण गुणांक, और R क्या है? R है आपका प्रतिक्रिया बल। समझ में आए? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ठीक है, क्लियर? यहां पे अब एक चीज और ध्यान देनी है कि गतिज घर्षण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लोटनिक घर्षण बल, जिसको हम लोग रोलिंग फ्रैक्शनल फोर्स कहते हैं, और दूसरा होता है सर्पी घर्षण बल। कौन सा होता है? सर्पी घर्षण बल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, लोटनिक नाम से ही पता चल गया, कोई वस्तु लोट रही है, ऐसे घूम रही है, मतलब राउंड होके लोट के घूम रही है, तो उसके बीच में जो भी घर्षण बल कार्य करेगा उसको क्या कहेंगे? लोटनिक घर्षण बल कहेंगे। और सर्पी घर्षण क्या होता है? जब कोई सर्पी नाम से क्या पता? सांप चलता है कि सरकता है। तो सर्पी का मान जैसे ही पता चला, तो कोई भी वस्तु अगर सरक रही है तो उसके सतह और जिस पे सरक करेगी उसके सतह के बीच में जो भी घर्षण बल कार्य करेगा वो क्या हो जाएगा? सर्पी घर्षण बल हो जाएगा। आप लोगों को इसको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट, घर्षण बल की आवश्यकता क्यों होती है? घर्षण बल की आवश्यकता क्यों होती है? तो याद रखेंगे, अगर घर्षण बल नहीं रहेगा, जहां पे घर्षण नहीं रहेगा तो चलना संभव नहीं है। घर्षण बल के बिना चलना संभव नहीं है। घर्षण बल के बिना कोई मशीन काम नहीं करेगी। घर्षण बल के बिना आप पेन से कागज पे लिख नहीं पाओगे। बात समझ में आई? घर्षण बल इतना इंपॉर्टेंट होता है। वाहन अगर घर्षण बल नहीं रहेगा ना, वाहन रुक नहीं पाएगा। वो अभी बताऊंगा क्यों नहीं रुक पाएगा। कोई मशीन काम नहीं कर पाएगी। वाहन जो हम लोग मकान का निर्माण करते हैं वो नहीं हो पाएगा। अब वो क्यों? अच्छा एक बात बताओ, घर्षण नहीं रहेगा, हम यहाँ पे चल रहे हैं
हमारे पैर और धरती के सतह के बीच में अगर घर्षण बल नहीं रहेगा तो हम लोग फिसलते रहेंगे, केवल फिसलते ही रहेंगे। जब घर्षण बल काम करेगा तब हम लोग रुक पाएंगे, नहीं तो फिसलते ही रहेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब पेन का जो नुकील रहता है, पेन का जो नोक होता है और कागज के बीच में अगर घर्षण नहीं रहेगा तो नोक को घर्षण बल रोकने का प्रयास नहीं करेगा तो उसके अंदर से इंक निकलेगा नहीं, और इंक निकलेगा नहीं तो आप लिख नहीं पाओगे। ठीक है, ये तो हो गया घर्षण बल की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, घर्षण बल की हानि क्या होती है। घर्षण बल से हानि, घर्षण बल की वजह से ना ऊर्जा का क्षय होता है। ठीक है, मशीन के पार्ट्स जल्दी घिस जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम जूता खरीदते हो उस समय नया रहता है, 2-4 महीना 5 महीना पहन लिए, कहे निचवा से सुलवा घिस गया, कहते हो ना निचवा से सुलवा घिस गया है। काहे घिसा है जी, तुम चल रहे हो, बार बार उस पर घर्षण बल कार्य कर रहे हो, वो घिस के नीचे का रबड़ आपका कम हो गया है, जिसकी वजह से घर्षण बल की ये हानि ही तो हुआ। ठीक है, एक जगह लाभ है तो हानि भी होगा। कोई भी चीज का अगर कोई पॉजिटिव वे है तो उसका निगेटिव वे भी जरूर होगा। आप आगे बढ़ रहे हो, 10 लोग बोलेंगे अच्छा कर रहा है, लेकिन वही 10 लोग ये भी बोलेंगे कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव निगेटिव कॉम्बिनेशन जब बेस्ट रहेगा तभी बैलेंस, अपने आप को बैलेंस बना के चलना है घर्षण बल की तरह। ठीक है, अब एक चीज बताते हैं, घर्षण बल को कम करने की विधियां। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मली जब हम लोग गाँव में साइकिल चलाते हैं तो चैन आवाज करने लगता है ज्यादा कभी कभी, तो घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उसमें तेल डाल दो, थोड़ा मोबिल डाल दो या फिर ग्रीस लगा दो तो कम हो जाएगा। काहे लगा दो जी, उसमें ना जब वो सूखा हो जाता है तो घर्षण बल ज्यादा लगने लगता है, घर्षण बल ज्यादा लगना है तो घिसावट ज्यादा होने लगती है, घिसावट जब ज्यादा होगी तो आवाज करेगा, और वही जब हम लोग तेल या मोबिल डाल देते हैं तो फिसलन उसमें हो जाती है, तो वहां पे घर्षण कम हो जाता है, आवाज खत्म हो जाता है और घिसना भी कम हो जाता है, इसलिए आवाज भी खत्म हो जाती है। समझ में आई बात। किसी चीज पे पॉलिश कर दो किसी चीज का तो घर्षण बल। अच्छा यहीं पे हम लोग पैदल चल रहे हैं, आराम से पक्के पर पैदल चल रहे हैं, तेल गिरा दो, चल के दिखाओ, भड़ाक से सड़क के गिरोगे। सड़क के कब गिरोगे, जहां पे तेल है ना, जहां पे तेल है वहां पे नहीं गिरोगे। तेल जहां तक है वहां तक सड़कते हुए गए, जहां पे भी तेल खत्म हुआ वहीं पे एक ही बार धड़ाक से घर्षण बल कार्य करेगा, आप रुकने की प्रयास करोगे और संभाल नहीं पाओगे, बैलेंस वहां पे खत्म होगा, आप गिर जाओगे। समझ में आई बात। ठीक है, वहां पे आप लोग को ये ध्यान रखना है, स्नेहक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लुब्रिकेंट ही घर्षण को कम करता है। याद रखेंगे, स्नेहक या फिर लुब्रिकेंट, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है कि लुब्रिकेंट का मेन वर्क क्या होता है, स्नेहक का मेन वर्क क्या होता है। तो हिंदी और इंग्लिश में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन कभी भी कैसे भी आ सकता है, वो तो हमारे ऊपर नहीं है, हम लोग को प्रिपेयर होना है कि कैसे पूछ सकता है, हम लोग हर तरीके से तैयार हैं। तो लुब्रिकेंट मतलब स्नेहक होता है जो कि घर्षण को कम करने के लिए यूज किया जाता है, ये हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग संवेग को पढ़ेंगे। संवेग जो होता है मोमेंटम, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद आवेग, फिर संवेग संरक्षण सिद्धांत, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, वो सभी चीजें ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे गति पर। ठीक है, क्योंकि देखो हर एक चीज को हम लोग को तैयार रखना है, कब कहां से क्वेश्चन बन जाए नहीं पता है। तो बल वाला चैप्टर जो है ना, ये थोड़ा सा इसमें ज्यादा वीडियो बनेंगे क्योंकि इसमें हम लोगों को अच्छे से तैयार करना है, क्वेश्चन भी ज्यादा बनते हैं और थोड़ा सा लेंदी चैप्टर भी है, तो इसलिए इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन मैं वही चीज सिर्फ बताऊंगा जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। जो घलुआ वाला चीज होता है उस पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हाँ, थोड़ा सा मैं पर्सनल लाइफ के एग्जांपल्स को यूज जरूर करूंगा, क्योंकि पर्सनल लाइफ के एग्जांपल्स यूज करने से वो जल्दी से माइंड में स्टोर हो जाती है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए, आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप लोग का प्यार बना रहे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।